नमस्कार साथियों, मैं दौलत चौहान चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारे आवर्त सारणी के अगले पार्ट की, जिसको हम विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न, आवर्त सारणी में उपधातु किस तत्व से शुरू होती है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ उपधातु किस तत्व से शुरू होती है? उपधातु किस तत्व से शुरू होती है? तो यहां हमें उस तत्व की बात करनी है जिस तत्व से उपधातु शुरू होती है। तो आप लोगों को पता हो, तो जब आपने पीरियडिक टेबल देखी हो, तो पीरियडिक टेबल जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और ये आपका हेलोजन फैमिली होती है। तो यहां इस बोरॉन से बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये एस्टेटिन, सॉरी पोलोनियम, ये आपकी उपधातुएं होती हैं। उपधातु सब मेटल, उपधातु सब मेटल। तो ये सब मेटल ये स्टार्ट कहां से हो रही है? आपकी बी से। कहां से स्टार्ट हो रही है? बी से। तो ये बी फॉर बोरोन से, बी फॉर बोरोन से स्टार्ट हो रही है। तो यहां हम क्या कहेंगे कि आवर्त सारणी में उपधातु किस तत्व से शुरू हो रही है? बोरोन से शुरू हो रही है। कहां से शुरू हो रही है? बोरोन से शुरू हो रही है। तो ध्यान रखिएगा कि आवर्त सारणी के अंदर उपधातु जो है वो बोरोन से शुरू होती है। आवर्त सारणी के किस समूह द्वारा नमक बनाया जाता है? आवर्त सारणी के किस समूह द्वारा नमक, साल्ट फैमिली, क्या बोले? साल्ट फैमिली। और साल्ट के लिए आपको पता है कि लवण बनाने के लिए हमें, लवण बनाने के लिए हेलोजन चाहिए। क्या चाहिए? हेलोजन। तो हेलोजन में आपको क्या क्या आता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है आपकी हेलोजन, इनको बोलते हैं साल्ट बनाने के लिए, साल्ट फैमिली भी कहते हैं, इनसे साल्ट का निर्माण होता है। तो हमारा प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी के किस समूह द्वारा साल्ट बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है? तो आप लोगों को पता है हेलोजन जो समूह होता है वो कितना होता है? 17वां समूह होता है। कौन सा समूह होता है? 17वें ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हेलोजन फैमिली कहते हैं। तो हमारा यह आंसर होगा कि 17वें समूह को क्या कहते हैं हम? हेलोजन फैमिली। या 17वें समूह के द्वारा क्या बनाया जाता है? नमक बनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, किस समूह को नाइट्रोजन परिवार के नाम से जाना जाता है? किस समूह को नाइट्रोजन परिवार के नाम से जाना जाता है? तो यहां ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, क्या आवर्त सारणी के बाईं ओर जाएं हम, तो बाईं ओर जाएंगे तो ये 18वां समूह, ये 17वां समूह, ये 16वां, ये 15वां, ये 14वां और ये 13वां। तो 13वां समूह स्टार्ट होता है आपका बोरोन से, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन और ये आपका इधर आता है आपका नियोन, सॉरी नियोन, इसके ऊपर हीलियम। तो यहां ध्यान देंगे आप, हमें पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परिवार, तो नाइट्रोजन किस समूह में है? 15वें समूह में। किस समूह में है? 15वें समूह में। तो नाइट्रोजन कौन से समूह में आ रहा है? 15वें समूह में। तो नाइट्रोजन परिवार के नाम से कौन जाना जाता है? 15वां समूह। यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो ऑक्सीजन वाला समूह है, इस ऑक्सीजन वाले समूह को चालकोजन बोलते हैं। चालकोजन फैमिली, चालकोजन फैमिली या चालकोजन समूह के नाम से जाना जाता है। ये आपका नाइट्रोजन वाला जो समूह है, नाइट्रोजन परिवार, इसको निकोजन भी बोलते हैं। निकोजन फैमिली, निकोजन परिवार, ये कहलाता है आपका निकोजन परिवार के नाम से भी इसको जानते हैं। तो निकोजन परिवार के नाम से किसको जानते हैं हम? नाइट्रोजन फैमिली को, निकोजन परिवार। यहां जो 14वां समूह है ये वाला, इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली, कार्बन परिवार, कार्बन परिवार। और 16वां ऑक्सीजन परिवार या चालकोजन फैमिली, चालकोजन। और जो 17वां है इसको हेलोजन समूह बोलते हैं, हेलोजन समूह। तो यहां ध्यान दीजिएगा आप कुछ बातों पर कि समूह 14 जो है कार्बन परिवार के नाम से जाना जाता है, समूह 15 निकोजन परिवार या नाइट्रोजन परिवार के नाम से जाना जाता है। अब नाइट्रोजन परिवार के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि 15वें समूह में क्या आती है? नाइट्रोजन आती है। फिर 16वें समूह में आती है ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन को क्या कहते हैं हम? चालकोजन परिवार के नाम से
जानते हैं। और 17वें समूह में आती हैं आपकी हेलोजन, अक्रिय गैसें, तो इसको हेलोजन, जिनके नाम से इसको 17वें समूह को हम जानते हैं, साल्ट फैमिली। देखिए अगला प्रश्न, किस समूह को चालकोजन से के नाम से जाना जाता है? तो देखिए अभी हमने समझा था चालकोजन फैमिली, चालकोजन फैमिली, और चालकोजन फैमिली में हमने बात की थी ऑक्सीजन की। किसकी बात करी थी? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन किस समूह में आ रहा है? देखिए फ्लोरीन और इसके बाद नियोन। तो ये तो है आपका 18, ये है 17, ये कौन सा हो गया? 16। तो कौन से समूह में आएंगी? 16वें समूह में आता है चालकोजन परिवार, या चालकोजन के नाम से किस समूह को जानते हैं हम? 16वें समूह को जानते हैं। यहां हम बात करें एक बार समूह की, तो जो ये हमारी आवर्त सारणी के अंदर जो ये ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, ये वर्टिकल कॉलम है। इन वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं हम? समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह। और ये समूह कितने होते हैं? 18। और जो ये क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, इनको बोलते हैं आवर्त। और ये आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको हमारे पीछे के क्वेश्चन देखने हैं, पीछे के टॉपिक को समझना है, तो हमारा इससे जो प्रीवियस लेसन था, प्रीवियस वीडियो था, उसको आप देखें, आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएंगी। वहां बहुत अच्छे से इन चीजों को समझाया हुआ है कि वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम को क्या कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न, समूह 17 के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, समूह 17 के तत्व। अब समूह 17 में आता है आपका हेलोजन। क्या आता है? हेलोजन आता है। हेलोजन में बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आपका आयोडो। अब कह रहा है कि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिए आता है आपका 9 नंबर पर, यह आता है आपका 17 नंबर पर, और 17 में फिर आप आगे 18 जोड़ेंगे तो इसका क्रमांक आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट आवर्त में 2, दूसरे और तीसरे में 8-8, चौथे और पांचवें में 18-18, छठे और सातवें में 32-32 एलिमेंट। तो यहां इसका परमाणु क्रमांक जानने के लिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे? 18। और इससे आगे चलने के लिए फिर से हम क्या जोड़ेंगे? इसमें 18। तो इसमें 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15, 35। तो ब्रोमीन कितने नंबर पर आ रहा है? 35 नंबर पर। तो इस तरीके से बात करें कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो अब आप इसको बांटें अगर हम 9 को, तो कितने में बांटेंगे? 2 और 7 में। कितने में बांटेंगे? 2 और 7 में। अब इसके अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो इस संपूर्ण समूह के, समूह 17 के सभी तत्वों के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। और इसको कितने और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो इसके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। और 8 होने से क्या हो जाएगा? ये तत्व क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा, क्योंकि इसका ये एस कक्षक और ये इसका पी कक्षक दोनों क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे। इसलिए ये दोनों कक्षक भरने के कारण ये क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। तो यहां देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। इस एक वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं उनके सभी गुण समान होते हैं। उनके सभी गुण क्या होते हैं? समान। तो यहां सभी 17 समूह के तत्वों के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। और उनकी संयोजकता होगी -1। देखिए अगला प्रश्न, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ये आपका वर्ग है और ये आपका आवर्त। तो यहां ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए हम आवर्त की बात कर रहे थे, तो आप लोगों को बताया था कि आवर्त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आवर्त हमें कोषों की संख्या बताते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल,
नंबर ऑफ ऑर्बिट बताते हैं कि किस तत्व के पास कितने ऑर्बिट है। तो जिसके पास ये नाभिक और नाभिक के चारों ओर हम ये बना रहे हैं कक्षक, तो यहां एक वाले के पास एक रहेगा, दो वाले के पास दो कक्षक, तीन वाले के पास तीन, चार वाले के पास चार और पांच वाले के पास, ऐसे पांच बढ़ते जाएंगे। दैट मीन्स अब परमाणु का आकार किस बात पर डिफाइन करेगा या किस बात पर निर्भर करेगा, तो ये जो नाभिक है, इस नाभिक से अंतिम कोष के बीच की दूरी उसकी कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। और ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपका व्यास। तो इतना बड़ा परमाणु, दैट मीन्स के ये उसके आकार को परिभाषित करेगा। तो जितने कोष कम होंगे आकार उसका उतना कम, और जितने कोष ज्यादा होंगे उस तत्व का आकार उतना ही क्या होगा? बड़ा। तो हम यहां से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहां इस पहले आवर्त में जो तत्व होता है उसका आकार इतना, दूसरे वाले में आए तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तीसरे वाले में आए तो और बड़ा हो गया, चौथे वाले में और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। इस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? आकार में। परमाणु आकार में वृद्धि होती है ऊपर से नीचे आने पर, और बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार घटता है या परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु आकार या त्रिज्या में वृद्धि और इधर त्रिज्या में कमी। तो आवर्त सारणी के अंदर बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु आकार कम होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु आकार बढ़ेगा। तो यहां पूछा जा रहा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभाव पड़ता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभाव पड़ेगा परमाणु आकार पर। किस पर प्रभाव पड़ेगा? परमाणु आकार पर। परमाणु आकार क्या होगा? बढ़ेगा। विद्युत ऋणता, बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगी। इधर आयनन विभव, आयनन विभव जो है, आयनन विभव का मतलब है कि किसी तत्व, गैसीय तत्व के अंतिम कोष में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है वो आयनन विभव कहलाता है। इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। तो आयनन विभव इधर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, और इधर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? अक्रिय गैस मतलब ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18। इस ग्रुप नंबर 18 के अंदर आपका आता है हीलियम, नियोन और आर्गन, फिर आएगा आपका क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो यहां अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब देखिए, अब यहां नियोन की बात करते हैं तो नियोन आता है आपका 10 नंबर पर। तो 10 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2, 8। अब देखिए, ये पहला कक्षक भी भरा हुआ और दूसरा कक्षक भी भरा हुआ, तो ना तो इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेट करेगा। तो यहां देखिए, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है, तो ना तो कम है इसके पास ना ज्यादा है, तो इसका अष्टक पूरा भरा हुआ है, तो इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, और नहीं के कारण तो क्या हो जाएगा? शून्य। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य। तो अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है क्योंकि उनका अष्टक क्या होता है? फुलफिल होता है, पूरा भरा हुआ होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा शून्य। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओह, ये तो सारे देखिए यहां बाय मिस्टेक धातु लिखा है, जबकि ये हमारे सारे क्या हैं? अधातु। ये सारे क्या है? अधातु। तो यहां पूछा जा रहा है कि सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा होगा? तो यहां हम बात करेंगे, क्रियाशील धातु होगी आपकी फ्लोरीन। क्या होगी? फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन जो है आपके वर्ग में सबसे ऊपर और आकार छोटा होने के कारण सबसे अधिक क्या होती है? क्रियाशील होती है। निम्न में से अर्धचालक धातु, निम्न में से अर्धचालक धातु, अर्धचालक धातु का मतलब होता है, इसको बोलते हैं आपका सेमीकंडक्टर। अर्धचालक जो चालकता प्रदर्शित करता भी है और नहीं भी करता।
चालकता प्रदर्शित करता भी है और नहीं भी करता, वो कहलाता है आपका अर्धचालक, या जो सेमीकंडक्टर की भांति या अर्धचालक की भांति जिसमें चालकता प्रदर्शित हो भी और नहीं भी हो, वो क्या कहलाता है आपका अर्धचालक। तो यहां बात करेंगे अर्धचालक धातु कौन कौन सी हैं। तो आपके आवर्त सारणी में जो अर्धचालक धातुएं हैं वो हैं एक जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो यहां हमारे पास नाम दिया हुआ है सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो दोनों नाम दिए हुए हैं स ऑप्शन पर। तो यहां आंसर होगा हमारा स, कि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों क्या होती हैं, ये दोनों अर्धचालक धातु होती। देखिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा गया है हमसे सबसे बाहरी हेवी, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो आप लोगों को जानकारी है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, देखिए यहां प्राकृतिक और कृत्रिम की बात करें तो अभी जो अपनी आधुनिक आवर्त सारणी को जो मॉडिफाई करने के बाद जो 118 नंबर पर जो तत्व है ओग्नेशियम, ओग्नेशियम ये होता है कृत्रिम सबसे भारी तत्व, कृत्रिम भारी तत्व। और हमें पूछा गया है प्राकृतिक रूप से सबसे भारी तत्व, तो प्राकृतिक रूप से सबसे भारी तत्व होता है आपका यूरेनियम। क्या होता है, यूरेनियम। और अगर सबसे भारी धातु की बात की जाए, यहां पूछा गया है तत्व, अगर मेटल की बात की जाए तो मेटल होगा ओस्मियम, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है, घनत्व जो है इसका वो अधिक होता है, इसलिए सबसे भारी धातु तो होगी ओस्मियम। सबसे हल्की की बात करें तो सबसे हल्की धातु होती है, हल्की धातु लिथियम, भारी धातु ओस्मियम और हल्की धातु लिथियम। और आपसे यह पूछा जाए कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व होता है आपका हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। और यह पूछा जाए कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो ऑक्सीजन की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन की। मानव शरीर में भी सबसे अधिक कोई एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो उसकी बात भी हम करेंगे ऑक्सीजन को लेकर, कि ऑक्सीजन ही है जो मानव शरीर में सर्वाधिक और प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने इन चारों को समझा। देखते हैं अब अगले प्रश्न को, सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है, सबसे भारी अक्रिय गैस, हेवी इनर्ट गैस, भारी अक्रिय धातु। तो देखिए अक्रिय धातुओं का, सॉरी अक्रिय गैस, अक्रिय गैस का क्रम आप लोगों को पता होगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। हीलियम, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। आप लोगों को कल एक ट्रिक दी थी, ये नोबल गैस याद करने के लिए, नोबल गैस ज्ञात करने के लिए या इनर्ट गैस को ज्ञात करने के लिए। तो यहां सबसे भारी पूछ रहा है, तो जब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो द्रव्यमान की संख्या बढ़ेगी। तो यहां क्या होगा, सबसे भारी कौन सा तत्व है, रेडोन। तो कौन सी गैस होगी सबसे भारी, रेडोन। इस रेडोन को रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो यहां गैस तक की बात करें तो गैस में तो ये 5 ही शामिल करते हैं। ये रेडोन जो है आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो हमारा आंसर होगा कि सबसे भारी अक्रिय गैस, तो सबसे भारी अक्रिय गैस होगी आपकी रेडोन। देखिए अगले प्रश्न को, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। देखिए अगर आपको आवर्त सारणी ध्यान हो तो आवर्त सारणी के अंदर इधर जो है ये सारी की सारी क्या है, अधातु, और इधर जो है
वो सारी की सारी क्या है, धातु। दूसरा, धातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, और धातुओं में जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है, त्याग करने की क्षमता, क्योंकि इधर इनका नाभिकीय आवेश का मान प्रभाव जो है वो कम होता है और इधर नाभिकीय आवेश का प्रभाव अधिक होता है। इस कारण से क्या होगा, इधर तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी और इधर इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता बढ़ेगी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो धनात्मकता का मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या विद्युत का धनात्मक आवेश बढ़ना, तो विद्युत का धनात्मक आवेश जो है ऊपर वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा। तो यहां ऊपर बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, घटेगा, बाएं से दाएं जाने पर घटेगा। तो हमारा आंसर होगा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता घटती है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। देखिए अगले प्रश्न, एक तत्व M जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है तो आधुनिक आवर्त सारणी में ये किस समूह में आएगा, किस समूह में आएगा। तो देखिए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 14 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अब देखिए कार्बन फैमिली कितने नंबर पर आ रही है, 14 समूह वाले फैमिली को हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। और ये किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, पी ब्लॉक का एलिमेंट, क्योंकि पी ब्लॉक में जो आपके वर्ग हैं वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 13 से 18 तक। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 13 से 18 तक। तो ये हमारा 14वें समूह का तत्व होगा, इस समूह का होगा 14वें समूह का तत्व होगा। देखिए अब अगला प्रश्न, निम्न तत्वों की परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न तत्वों को परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी आप लोगों को बताया था कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाएंगे या बोले तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आकार क्या होता है, घटता है, आकार घटता है। अब आकार इधर से इधर जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो घट रहा है। अब आप 13वें से 18वें समूह में बात करें तो क्या क्या आएगा वहां, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इधर से इधर जा रहे हैं, घट रहा है। दैट मीन्स कि सबसे छोटे आकार का, उससे बड़े आकार, उससे बड़े आकार, उससे बड़े आकार और सबसे बड़े आकार का क्या होगा, यहां बोरोन होगा। और हमें इनको व्यवस्थित क्या करना है कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। किस क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते क्रम में। अब हमारे पास इसी को अगर हम बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा और सबके बाद में सबसे बड़ा। तो अब देखिए यहां हमारे पास 3 ऑप्शन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो यहां देखिए ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो अब देखिए सबसे बड़ा क्या होगा, यहां ये छोटा, ये बड़ा और ये बड़ा। किस क्रम में आ रहा है क्या कोई, ये रहा। तो सबसे छोटा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहां क्या हो गया, सबसे बड़ा एलिमेंट हो गया। सबसे बड़े एलिमेंट की त्रिज्या नाइट्रोजन या नाइट्रोजन की त्रिज्या इन तीनों में सबसे बड़ी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला देखिए FON। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को बताया गया कि आवर्त सारणी के अंदर बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या में कमी होती है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार या त्रिज्या में बढ़ोतरी होती है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए अगले प्रश्न को, ऐसा तत्व है जिसके पास 2 कक्षा हैं और दोनों पूरी भरी हुई हैं। 2 कक्षा, यहां हम बात कर रहे हैं कक्षा की। तो कक्षा आपके पास K, L, M और N होती हैं और इनमें 2 भरी हुई हैं। तो आपको पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, इसमें 8,
इसमें 18 और इसमें 32। तो दो कक्षा है और दोनों भरी हुई है, दोनों भरी हुई है। इसका मतलब ये दोनों भरी हुई है और दोनों भरेंगी कब? जब सामने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे 10। अब 10 नंबर पे इनमें से कौन सा एलिमेंट आ रहा है? देखिए ये भी नहीं है, ये 2 नंबर पे आता है, ये 10 पर आता है, ये 20 पर आता है, ये 5 पर आता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ? नियोन। क्या होगा कि नियोन ऐसा तत्व है जिसके पास दो कक्षाएं हैं और दोनों कक्षाएं भरी हुई है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर करेंगे। देखिए अगले प्रश्न। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप लोगों को देखते ही इसका आंसर आना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं तो समझिएगा कि आपने आवर्त सारणी को बहुत अच्छे से समझा है और अच्छे से समझकर आप इसका आंसर देंगे फटाक से। देखिए प्रथम आवर्त की बात कर रहे हैं तो आवर्त ये जो क्षैतिज लाइनें हैं इनको आवर्त कह रहे हैं। और इसके अंदर जो फर्स्ट रो होती है जिसको अपन फर्स्ट ए और फर्स्ट बी के रूप में डिवाइड करते हैं, तो यहां हम कौन कौन से एलिमेंट बात करते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो यहां पहला जो तत्व है, पहला जो वर्ग है, इसमें जो सब धातुएं हैं वो सारी की सारी धातुएं क्या कहलाती हैं? क्षार धातु कहलाती है। और सेकंड वाली क्या कहलाती है? क्षार मृदा धातु। क्षार मृदा धातु। यहां क्या आएगा? आपको एक फॉर्मूला बताया था कल, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम और रेडियम। तो इस तरीके से ये सेकंड और ये फर्स्ट, तो ये वाला तो कहलाता है क्षार मृदा धातु और ये वाला कहलाता है क्षार धातु। तो फर्स्ट आवर्त में प्रथम सदस्य क्या होता है सबका? एक क्षार धातु होगा, क्योंकि स्टार्ट यहीं से होना है। तो क्या होगा आंसर? एक क्षार धातु। देखिएगा अगला प्रश्न। आवर्त सारणी में उस तत्व का नाम बताओ जिसके इलेक्ट्रॉन K+ और C- के समान होते हैं। C-, यहां Cl- है, ध्यान दीजिएगा Cl-। तो यहां K+ और Cl- की बात करें, इनके समान जिसका इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो पहले तो इसको समझते हैं हम। इसका मतलब क्या होता है? पोटेशियम जो है K, पोटेशियम आता है आपका 19 नंबर पर। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 19। अब एक प्लस लग रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, त्याग दिया। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे 18। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 18। और यहां क्लोरीन की बात करें हम, तो क्लोरीन आता है आपका 17 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है जी? 17 नंबर पर। और क्लोरीन के ऊपर आप देखिए एक माइनस का साइन लगा हुआ है, और माइनस का साइन लगने के कारण हो क्या रहा है? माइनस का साइन हमें ये बता रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया। तो 17 और 1 18, 17 और 1 18। तो इसका भी 18 हो गया और इसका भी 18 हो गया। अब इनमें देखिए 18 किसका इलेक्ट्रॉन है या किसमें पाए जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन? तो हीलियम, आर्गन, नियोन। ये 10, तो आर्गन क्या आ गया 18 नंबर पर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? आर्गन। राइट आंसर क्या होगा? आर्गन। देखिए अगले प्रश्न को। तत्वों को परमाणु त्रिज्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तत्वों को परमाणु त्रिज्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। जस्ट अभी कुछ देर पहले ही हमने ये क्रम व्यवस्थित किया था। जिस क्रम में हमने तत्वों को उनके बढ़ते और घटते क्रम में व्यवस्थित किया। तो देखिए हम बात कर रहे थे बी, सी, एन, ओ और एफ की। ये बोरोन फैमिली, ये कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली। इधर जा रहे हैं तो क्रम घट रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बढ़ रहा है। तो यहां पूछ रहा है घटता क्रम, तो घटता क्रम तो इधर ही है। तो सीधा सीधा क्या आएगा आपका? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन।
देखिए अगला प्रश्न, सबसे अधिक घनत्व वाली धातु कौन सी है? अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे अधिक घनत्व वाली धातु, डेंसिटी जिसकी अधिक हो, तो सबसे अधिक घनत्व वाली धातु क्या होगी? ओस्मियम। सबसे अधिक घनत्व वाली धातु ओस्मियम, और इस ओस्मियम का घनत्व अधिक होने के कारण इसको सबसे भारी धातु कहते हैं। सबसे भारी धातु कहते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, पहले आवर्त के दोनों तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन किस कोष में आते हैं? पहले आवर्त के दोनों तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन किस कोष में आते हैं? तो पहले आवर्त की बात करें तो इधर से हम हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम ही पहले आवर्त में आते हैं। तो इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो किस कोष में आते हैं? तो हमारे पास कोष की बात करें तो के, एल, एम और एन। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो किस कोष में आएंगे? क्योंकि इसकी क्षमता पहले की कितनी है? 2, तो पहले ही कोष में आ जाएंगे, और पहले कोष का नाम क्या होगा? के कोष। देखिएगा अगला प्रश्न, एक ही वर्ग में निहित समस्त तत्वों के खालिस्तान होते हैं कि कौन से गुण समान होते हैं? एक ही वर्ग की बात कर रहे हैं, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक ही वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं उन सब के गुण जो है वो क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यहां देखिए, विभिन्न गुण, समान भौतिक गुण, विभिन्न रासायनिक गुण, तो हमारा आंसर होगा समान गुण। एक ही वर्ग में निहित समस्त तत्वों के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। तो राइट आंसर हुआ ये। देखिएगा अगला प्रश्न, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन आकर्षण, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन आकर्षण, इलेक्ट्रॉन कैचिंग पावर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की बात करें, तो बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन आकर्षण बढ़ता है, क्योंकि इधर अधातुएं पाई जाती हैं, और अधातुएं पाई जाने के कारण उन अधातुओं की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। तो हमारा आंसर होगा इलेक्ट्रॉन आकर्षण क्या होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन आकर्षण बढ़ेगा। देखिएगा अगला प्रश्न, एक आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी होती है? एक आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या, तो देखिए आपकी जो नोबल गैस है वो, और फिर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, इनको भी हम गैस में काउंट करते हैं। तो इस तरीके से टोटल आपके पास अगर गैसों की संख्या की बात करें तो वो होगी 11। आवर्त सारणी में कुल गैसें कितनी होती हैं? 11 गैसें होती। देखिए अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में ठोस अधातु की संख्या कितनी होती है? ठोस अधातु, तो ठोस अधातु होती है मित्रों 10। कितनी होती है? 10। हम बात करें कुल अधातु की, तो कुल अधातु होती है हमारे पास 22। कुल अधातु होती है 22, जबकि हमने पहले बात करी गैस अधातु, गैस अधातु हमने बताई आपको 11, ठोस अधातु 10, और एक होती है अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है जिसका नाम है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। तो इस तरीके से टोटल कितनी हो गई है? 22। तो आपकी आवर्त सारणी में कुल 22 अधातु पाई जाती है, तो हमारा आंसर होगा 10। कि आवर्त सारणी में ठोस अधातु कितनी होती हैं? 10 पाई जाती है। देखिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर की चिप बनी होती है, कंप्यूटर में जो चिप होती है जिसको पीसीबी बोलते हो आप, जो सर्किट बोर्ड होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसको आप आईसी वगैरह भी कह देते हो, तो वो किसकी बनी होती है? वो एक अर्ध धातु की बनी होती है, अर्धचालक की बनी होती है। तो यहां बात करें, ये भी धातु है, ये भी धातु, ये भी कॉपर भी क्या है? धातु। हमारे पास केवल एक अर्धचालक है, और वो कौन है? यहाँ सिलिकॉन। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? सिलिकॉन। तो यहाँ कंप्यूटर की चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। तो इस तरीके से हमने आवर्त सारणी को इन प्रश्नों के माध्यम से समझा। आगे हम नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में आपको अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आई हो
तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही साथ आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही साथ अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।